नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म रैला में तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम क्या करने जा रहे हैं, तो आज हम पूरे सितंबर माह का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समसामयिकी है उसको बड़े ही फटाफट तरीके से और बहुत ही डीप मैनर में डिस्कस करने जा रहे हैं। सितंबर माह का जो भी समसामयिकी है वो आपके स्पेशली आने वाले एसआई एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो भी सारे प्रश्न हैं उसको बारीकी से आप बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जोश का टॉनिक। देखिए दोस्तों, संघर्ष तो अकेले ही करना होता है। ठीक है, संघर्ष अकेले ही करना होता है। जब आप सफलता पाएंगे तब आपके दुनिया साथ आएगी। इसीलिए दोस्तों आपको बहुत जरूरी है कि अगर आप इस अपने संघर्ष के दौर में अगर अकेला महसूस कर रहे हैं तो ये बहुत सही संकेत है। आपको संघर्ष अकेले ही करना है और हौसला रखिए और सफलता पाइए और फिर देखें दुनिया आपके चरणों में कैसे आती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, अटल पुल का निर्माण कहाँ किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अटल पुल को अटल टनल से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अटल टनल का निर्माण कहाँ किया गया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जो अटल टनल है, अटल टनल कहाँ पे स्थित है। ठीक है, अगर बात करें अटल पुल की तो अटल पुल किनके नाम पे बनाया गया है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इस पुल को बनाया गया है। तो जो अटल पुल है उसका निर्माण कहाँ पे किया गया है, तो ये हमारे गुजरात में, कहा, गुजरात के साबरमती रिवर, कहा, साबरमती नदी में, साबरमती नदी के ऊपर इस पुल का निर्माण किया गया है। ठीक है, जो कि कहां पे स्थित है, जो कि गुजरात में ये पुल स्थित है, साबरमती अहमदाबाद में ये पुल स्थित है। ठीक है, अगर बात करता है क्या, अगर पूछता है कि हमारे देश का पहला जैव गांव, क्या हमारे देश का पहला जैविक गांव, पहला जैव गांव कहां पे स्थित है, तो हमारे देश का पहला भारत का जैव गांव कहां पे स्थित है, त्रिपुरा में देश का पहला जैव गांव स्थित है। ठीक है, उस गांव का नाम क्या है, तो 10 पारा, क्या 10 पारा, 10 गांव उस गांव का नाम है, जो कि हमारे भारत का पहला जैव गांव के रूप में इसे स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे देश का पहला राज्य ऐसा कौन सा है जिसको जैविक राज्य घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, 2016 में इसको जैविक राज्य घोषित किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगर बात करें अटल टनल की, तो अटल टनल कहां पे स्थित है, तो ये लेह मनाली है, ये लेह मनाली जो रूट है उसमें ये स्थित है। वो कहां पे है, तो जो लेह है जम्मू कश्मीर में और जो मनाली है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोनों को जोड़ने के लिए जो टनल बनाया गया है 9 मीटर से ज्यादा का, उस टनल का नाम क्या है, तो उस टनल का नाम है अटल टनल, जो कि रोहतांग पास लेह और मनाली रूट में इसे बनाया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें देश के पहले जैव राज्य की, जो कि 2016 में घोषित किया गया है, तो वो कौन सा है, सबसे छोटा राज्य जो कि सिक्किम है, क्या है, सिक्किम है, उसको हमारे देश का पहला जैविक राज्य 2016 में घोषित किया गया था। ठीक है, तो इस बात को रट लीजिए दोस्तों, देश का पहला जैव गांव, क्या देश का पहला जैव गांव कौन सा है, तो त्रिपुरा में स्थित ये 10 गांव है जो कि देश का पहला जैविक गांव है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर कहां पे बनने को जा रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन सा मंदिर है, अंकोर वाट मंदिर। कौन सा, अंकोर वाट मंदिर दुनिया का अभी सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि कहां पे स्थित है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। लेकिन हाल ही में अभी जो सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बनने जा रहा है वो कहां पे बनने जा रहा है, तो ये हमारे देश की जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में ये बनने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो इस्कॉन टेम्पल है, ठीक है, जो इस्कॉन टेम्पल का मुख्यालय है पश्चिम बंगाल में, वहां क्या बनने जा रहा है, हमारे दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बनने जा रहा है। ठीक है, अगर बात करता है कि हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है, क्या है, हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स को रिलीज किया है, जारी किया है, वो कौन है, तो ये नवीन पटनायक जी के द्वारा, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं।
कौन है उड़ीसा के मुख्यमंत्री? जो बीजेडी के अध्यक्ष नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने क्या लॉन्च किया है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स को लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजपथ से रिलेटेड है। ठीक है, राजपथ का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? क्या रख दिया गया है? जो राजपथ है, ठीक है, जहां पे हमारा जो गणतंत्र दिवस है उसका परेड भी कराया जाता था, जो कि हमारा राष्ट्रपति भवन से लेके, ठीक है, जो राष्ट्रपति भवन है, उस राष्ट्रपति भवन से लेके जो इंडिया गेट तक का 3 किलोमीटर का रास्ता था, उसको क्या बोला जाता था? राजपथ बोला जाता था। तो हाल ही में उसको नाम बदल के क्या रख दिया गया है? कर्तव्य पथ। क्या? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ इसका नाम रख दिया गया। अगर बोलेगा ये कहाँ स्थित है, तो ये हमारी राजधानी दिल्ली में स्थित है। क्या स्थित है? कर्तव्य पथ, जो कि हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वहां से जो हमारा इंडिया गेट है वहां तक का 3 किलोमीटर के रास्ते को क्या बोला जाएगा आपसे? तो इसे कर्तव्य पथ बोला जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो इंडिया गेट है वहां पे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उसकी एक मूर्ति लगाई गई है। कितनी फीट ऊंची मूर्ति लगाई है बोलेगा तो 28 फीट ऊंची सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहाँ लगाई गई है? इंडिया गेट में लगाई गई है। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर पूछता है कि हमारे देश का हमारे देश का पहला नाइट स्काई नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, जो भारत का सबसे पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे लद्दाख के लद्दाख के जो चांगथांग लद्दाख के चांगथांग जो अभ्यारण्य है, क्या है? लद्दाख का जो चांगथांग अभ्यारण्य है वहां हमारे देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य वहां पे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इस बात को रट लीजिए दोस्तों कि जो सबसे बड़ा वैदिक मंदिर अभी कहां पे है? तो जो अंकोर वाट मंदिर है जो कि कंबोडिया में है, उसको बदल के सबसे बड़ा मंदिर कौन सा होने जा रहा है? जो पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है वैदिक मंदिर, वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? देश का सबसे बड़ा रबर डैम देश का सबसे बड़ा रबर डैम की स्थापना कहां पे की जा रही है? ठीक है, देखिए दोस्तों, जो फागु नदी है, क्या है? जो फागु नदी है जो कि बिहार में है। कहां है? फागु नदी जो कि बिहार में है, वहां क्या किया जा रहा है? तो बिहार के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा सबसे बड़ा रबर डैम स्थापित किया जा रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि बिहार के 8वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन है बिहार के मुख्यमंत्री जो 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर पूछता है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज जिसमें 77 जगहों को शामिल किया गया है, उसमें देश के कितने जगहों को शामिल किया गया है? तो देश के टोटल 3 जगहों को, देश के टोटल भारत के 3 जगहों को यूनेस्को द्वारा जो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज घोषित करती है उसके द्वारा भारत के 3 जगहों को उसमें सूची में नामित किया गया है। तो वो कौन कौन से 3 जगह हैं? तो पहला है वारंगल जो कि तेलंगाना में स्थित है। कहाँ? तेलंगाना में स्थित है। और बाकी 2 जगह कौन से हैं? तो जो नीलंबूर और त्रिशूर हैं जो कि कहाँ स्थित है? जो कि केरल में स्थित है। ये 3 जगहों को यूनेस्को किसमें शामिल की है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के अंदर इसको शामिल की है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो कि 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 8 बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, तो इस बात को रट लीजिए दोस्तों, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहां बनने जा रहा है? तो ये बिहार के फागु रिवर में बनने जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है? किस प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया है? ठीक है, देखिए दोस्तों, सेम ये प्रश्न है जिसको किसमें पूछा गया था? हमारे केबीसी में भी से पूछा गया था। तो जो आखिरी चीता देखा गया था, आखिरी चीता देखा गया था वो देश में कहां देखा गया था? तो छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया रियासत में देखा गया था, जिसको 1948 में रामानुज प्रताप सिंह देव द्वारा उनका शिकार किया गया था। इसलिए 1952 में क्या किया गया था? इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब हाल ही में जो 8 चीते हैं जो कि अफ्रीका
अफ्रीका के नामीबिया से लाया जा रहा है। कहाँ? अफ्रीका के नामीबिया से लाया जा रहा है। इसको कहाँ लाया जा रहा है? तो जो मध्य प्रदेश है, क्या है? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इसको लाया जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर पूछता है कि जो अमृत सरोवर मिशन स्टार्ट हुआ था, क्या स्टार्ट हुआ था? अमृत सरोवर मिशन। क्या? अमृत सरोवर मिशन स्टार्ट किया गया था, जिसका लक्ष्य क्या था कि हर जिले में, देश के हर जिले में कम से कम 75 सरोवरों का निर्माण किया जाएगा, उनको संरक्षित किया जाएगा। उसके निर्माण में अब तक सबसे आगे कौन है? तो सर्वाधिक जो अमृत सरोवर है, जो सर्वाधिक अमृत सरोवर है, वो कौन अब तक स्थापित किया गया है? तो अमृत सरोवर को स्थापित करने में जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य है, वो सबसे पहले स्थान पर काबिज है। ठीक है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर पूछता है, क्या पूछता है कि जो पहला विश्वविद्यालय है, किस चीज का? पहला वानिकी का जो पहला विश्वविद्यालय है, वो हमारे देश में कहाँ पे स्थित है? तो देखिए दोस्तों, तेलंगाना के, कहाँ? तेलंगाना के जो हैदराबाद है, तेलंगाना के हैदराबाद में हमारे देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है। क्या स्थित है? पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है। अगर पूछता है कि हमारे देश में, क्या हमारे देश में जो हड़प्पा संस्कृति थी, क्या थी? हमारे देश में जो हड़प्पा संस्कृति थी, उस हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे बड़ा संग्रहालय, क्या सबसे बड़ा जो संग्रहालय बनाया जा रहा है, म्यूजियम बनाया जा रहा है, संग्रहालय बनाया जा रहा है, वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, जो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा में कौन सी हड़प्पा कल्चर की संस्कृति थी? तो हरियाणा की राखीगढ़ी में। क्या? हरियाणा का जो राखीगढ़ी है, ठीक है, राखीगढ़ी है, वहां पे क्या बनाया जा रहा है? हरियाणा सरकार द्वारा हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो राखीगढ़ी में, जो कि हरियाणा में स्थित है, वहां पे इसको बनाया जा रहा है। ठीक है। तो इस बात को रट लीजिए दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने जा रहा है। वो कौन सा? कि नामीबिया से 8 जो चीते हैं, उसको कहाँ लाया गया था? तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इसको लेके आया गया था। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? क्या स्थापित किया जा रहा है? डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जो तमिलनाडु का पल्क बे है, क्या है? तमिलनाडु का जो पल्क बे है, वहां पे क्या स्थापित किया जा रहा है? जो डुगोंग, जिसको सी का ओ भी कहा जाता है, उसके लिए कंजर्वेशन रिजर्व, उसको संरक्षित करने के लिए क्या बनाया जा रहा है? रिजर्व बनाया जा रहा है, जिसको तमिलनाडु के पल्क बे में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर पूछता है कि अगर जो जल शक्ति मंत्रालय है, क्या है? जो जल शक्ति मंत्रालय है, उस जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का सर्वे किया गया है, और उसमें उसको नामित किया गया, सूची दिया गया है। तो हमारे देश का सबसे पहला ऐसा स्वच्छ, क्या? सबसे पहला स्वच्छ सुजल राज्य कौन सा है? क्या है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित देश का पहला स्वच्छ सुजल राज्य कौन सा है? तो ये कौन है? तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, क्या है? जो अंडमान निकोबार द्वीप है, जो कि अरेबियन सी में स्थित है, वो क्या घोषित हुआ है? वो स्वच्छ सुजल राज्य घोषित किया गया है, क्योंकि वहां पे जो शौचालय है, उसके साथ साथ जो स्वच्छ पानी का जो पेयजल है, उसकी बेहतर व्यवस्था के लिए उसको क्या किया गया है? भारत का सबसे पहला अंडमान निकोबार को स्वच्छ सुजल राज्य घोषित किया गया है। ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री, हमारे केंद्र सरकार में जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री कौन है? ठीक है। अगर पूछता है कि हमारे देश का पहला डीजी एड्रेस वाला, डिजिटल एड्रेस वाला शहर कौन सा होने जा रहा है? तो ये कौन सा है? सबसे स्वच्छ शहर, क्या? सबसे स्वच्छ शहर इंदौर सबसे पहला डीजी एड्रेस वाला शहर होने जा रहा है। ठीक है। अगर खेल से संबंधित पूछता है कि जो दुरंत कप है,
क्या है? डुरंड कप है। डुरंड कप कौन सी चीज के लिए खेला जाता है, कौन से खेल के लिए खेला जाता है? तो इसे फुटबॉल प्रतियोगिता, क्या फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए डुरंड कप को खेला जाता है। तो अभी जो रिसेंटली 2022 में डुरंड कप हुआ है उसका विजेता कौन घोषित हुआ है? तो इसका विजेता बेंगलोर पहली बार घोषित हुआ है। क्या हुआ है? डुरंड कप में पहली बार विजेता कौन घोषित हुआ है? बेंगलुरु पहली बार विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसी के साथ साथ जो बेंगलोर के खिलाड़ी हैं और जो भारत के कप्तान है कौन है? सुनील छेत्री जी हैं। कौन है? भारत के कप्तान सुनील छेत्री जी हैं। वो क्या हुए हैं? वो भी पहली बार डुरंड कप को जीतने में सफलता हासिल की है। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में फीफा ने एक भारतीय खिलाड़ी को रिकॉग्नाइज किया गया है। जो फीफा है, ठीक है, जो फुटबॉल की सबसे सर्वोच्च संस्था है, वो भारत के खिलाड़ी को रिकॉग्नाइज किया गया है। वो कौन है? तो हमारे भारतीय फुटबॉल के कप्तान सुनील छेत्री जी हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सुनील छेत्री जी हैं वो कौन है? तो वो हमारे दुनिया के, पूरे दुनिया में जो फुटबॉल जगत में वर्तमान खिलाड़ी है, जो एक्टिव खिलाड़ी है, उसमें तीसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसीलिए इसको फीफा अपने साइट में रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, तो इस बात को रट लीजिए दोस्तों कि पहला क्या? पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहां स्थापित किया गया है? तो कहां? इसे तमिलनाडु के पल बे में स्थापित किया गया है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जो भगत सिंह के नाम से, क्या भगत सिंह के नाम से जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, वो एयरपोर्ट भगत सिंह के नाम से जो एयरपोर्ट रखा जा रहा है, वो कौन सा एयरपोर्ट को भगत सिंह के नाम से रखा जा रहा है? ठीक है, अगर बात करें जल शक्ति मंत्रालय की, तो जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री कौन है? तो गजेंद्र शेखावत जी। कौन? गजेंद्र शेखावत जी। क्या? गजेंद्र शेखावत जी, जो कि राजस्थान से संबंध रखते हैं, उनको जल शक्ति मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। ठीक है, पहला डीजी एड्रेस वाला शहर कौन सा है? तो इंदौर पहला डीजी एड्रेस वाला शहर है। अगर हम बात करें भगत सिंह के नाम से कौन सा एयरपोर्ट को रखा जा रहा है, तो जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, उसको भगत सिंह के नाम से, चंडीगढ़ एयरपोर्ट को भगत सिंह के नाम से रखा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ऑस्कर पुरस्कार 2023, क्या ऑस्कर पुरस्कार जो 2023 है उसके लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि फिल्म कौन सी है? ठीक है, देखिए दोस्तों अभी वर्तमान में जो ऑस्कर के लिए जो फिल्म नामित किए जाते हैं देशों के द्वारा, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी मूवी को, कौन सी फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है? तो ये जो छेलो सो है, क्या है? जो छेलो सो है, जो कि गुजराती फिल्म है। क्या है? जो कि एक गुजराती फिल्म है, गुजराती फिल्म है। इसको भारत के तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि फिल्म का दर्जा दिया गया है, जिसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है? जो फिल्म है, क्या है? जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, क्या है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सबसे बेस्ट मूवी, क्या सबसे बेस्ट फीचर फिल्म किस फिल्म को दिया गया है? तो ये सोर्राई पोरट्टू है, जो कि एक तमिल फिल्म है। क्या है? जो कि एक तमिल फिल्म है। इसको बेस्ट फीचर फिल्म से इस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में नवाजा गया है। इसके अलावा जो अभिनेता है जिसको बेस्ट अभिनेता के रूप में नामित किया गया वो कौन है? तो वो तानाजी के अजय देवगन जी और सोरई पोरट्टी के सूर्या जी हैं, जिनको इसमें नामित किया गया है। और अगर अभिनेता की बात करेगा, अभिनेत्री की बात करेगा, तो कौन है? सोरई पोरट्टू की अपर्णा बाल मुरली जी को बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट अभिनेता का अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को रट लीजिए दोस्तों, ऑस्कर के लिए किसे नामित किया गया है? तो एक गुजराती मूवी छेलो शो को नामित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं? अंडर 18, क्या अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप, क्या अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान आया है इसमें? तो भारत थर्ड स्थान के साथ रजत पदक, क्या आया है? थर्ड स्थान के साथ कांस्य पदक लेके आने में सफलता भारत ने हासिल की है। ठीक है, अगर बात करेगा, अगर क्रिकेट की दुनिया से बात करेगा और बोलेगा ऐसा भारत का कौन सा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है क्रिकेट में, क्रिकेट में जो कि तीनों फॉर्मेट, ठीक है, जो तीनों फॉर्मेट में 100 से भी ज्यादा मैचेस खेला है, क्या है? 100 से भी ज्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो भारत का पहला खिलाड़ी कौन है? तो भारत का पहला खिलाड़ी कौन है?
तो विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली है, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से ज्यादा मैच खेलने वाला खिलाड़ी हो गया है। अगर दुनिया में बात करेगा, अगर विश्व में तीनों फॉर्मेट खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, तो ये रॉस टेलर है, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है। अगर बात करेगा जेवलिन थ्रो की, ठीक है, तो जेवलिन थ्रो में स्वाभाविक सी बात है, कौन है? हमारे देश के हीरो, हमारे देश के हीरो जो नीरज चोपड़ा जी हैं, वो जेवलिन थ्रो के हीरो है। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी हैं, जो हमारे देश के हीरो हैं। किसमें? जेवलिन थ्रो में हीरो हैं। वो पहला स्थान किसमें लाए हैं? तो अभी हाल ही में जो डायमंड लीग हुआ था, जो डायमंड लीग हुआ था, उसमें 88.44 मीटर, क्या 88.44 मीटर उन्होंने भाला फेंक के क्या लाया है? उन्होंने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर फेंका था? 88.44 मीटर फेंक के स्वर्ण पदक जीत के लाने वाले ये डायमंड लीग के पहले भारतीय हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, क्या विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, देखिए दोस्तों, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अब तक के अगर हम इतिहास की बात करें, तो अब तक के इतिहास में अब तक ऐसी कोई महिला नहीं थी जो प्रतियोगिता को 2 बार जीत चुकी है। ठीक है, तो पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये विनेश फोगाट जी हैं। क्या है? विनेश फोगाट जी हैं, जो कि 2 बार, मतलब 2019 के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में और साथ ही 2022 के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में दोनों में ही कांस्य पदक लाके, क्या दोनों में कांस्य पदक लाके ये पहली भारतीय महिला बन गई है जो 2 बार पदक पाने में सफलता हासिल की है। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों, हाल ही में एक क्रिकेट की महिला खिलाड़ी ने संन्यास लिया है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 200 से ज्यादा विकेट लेने वाली महिला कौन है विश्व में, तो कौन है? झूलन गोस्वामी जी है, जो कि अभी हाल ही में रिटायरमेंट लिया है, जो कि 200 से ज्यादा विकेट लेने वाली विश्व की एकमात्र महिला है। ठीक है, एकमात्र महिला खिलाड़ी है, जिनको चकदा एक्सप्रेस भी कहा जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल से संबंध रखती हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर पूछता है कि भारतीय टीम की कप्तान कौन है, तो भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर जी हमारे भारतीय टीम की कप्तान है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? अंडर 17 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप, क्या अंडर 17 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? ठीक है, देखिए दोस्तों, जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, उसका जो अंडर 17 का फुटबॉल चैंपियनशिप कराया गया था, उसमें नए विजेता के रूप में 2022 के विजेता के रूप में कौन आया है? तो ये हमारा भारत जो है, भारत सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में विजेता के रूप में घोषित किया गया है। अगर बात करते हैं सैफ के महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की, किसकी? सैफ के महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की, तो इसमें कौन विजेता घोषित हुआ है? तो इसमें विजेता के रूप में पहली बार कौन आया है? तो बांग्लादेश पहली बार विजेता घोषित इसमें किया गया है। ठीक है, अगर बात करता है क्रिकेट की, और बोलता है कि जो एशिया कप टी20 था, उसमें कौन सी टीम विजेता घोषित हुई है? तो कौन सी टीम विजेता घोषित हुई है? श्रीलंका के द्वारा। क्या? श्रीलंका के द्वारा पाकिस्तान को हरा के एशिया कप टी20 की श्रीलंका नई विजेता बनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोलता है कि यूएस ओपन, क्या जो यूएस ओपन होता है, जो कि ग्रैंड स्लैम का एक टाइटल है, ठीक है, उसमें जो पुरुष एकल है, क्या है? जो पुरुष एकल है, उसमें 2022 के विजेता कौन है? ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ग्रैंड स्लैम होता है उसमें 4 बड़े बड़े टाइटल होते हैं। तो कौन कौन से टाइटल हैं? सबसे पहले साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद क्या होता है? तो विंबलडन ओपन होता है, और उसके बाद लास्ट में सबसे क्या होता है? यूएस ओपन होता है।
तो अगर हम पुरुष एकल की बात करें, किसके, अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता था, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन कौन जीता था, तो ये राफेल नडाल के द्वारा फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया था। अगर विंबलडन ओपन की बात करें, अगर विंबलडन ओपन की बात करें तो जो नोवाक जोकोविच के द्वारा विंबलडन ओपन जीता गया था। लेकिन अभी रिसेंटली हुए जो यूएस ओपन है उसकी अगर हम बात करें तो यूएस ओपन कौन जीता था, तो यूएस ओपन कार्लोस अल्काराज जी के द्वारा यूएस ओपन जीता गया था। ठीक है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो रोजर फेडरर जी हैं, क्या है, जो रोजर फेडरर हैं जो कि टेनिस से जुड़े हुए थे, उन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले लिया है। वो कौन है, रोजर फेडरर ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से अपना संन्यास ले लिया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर पूछता है जो हॉकी इंडिया है, क्या है, हॉकी इंडिया है, क्या है, हॉकी इंडिया है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नए अध्यक्ष के रूप में जो पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं, कौन है, पूर्व भारतीय खिलाड़ी दिलीप तिर्की जी हैं, उनको क्या नियुक्त किया गया है, हमारे हॉकी, भारतीय हॉकी का अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, किनको नियुक्त किया गया है, दिलीप तिर्की जी को इससे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, जो यूएस ओपन 2022 है उसके पुरुष एकल में कौन विजेता घोषित हुआ है, तो कार्लोस अल्काजार जी, कौन, कार्लोस अल्काजार इसके नए विजेता घोषित किए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, मिस दीवा यूनिवर्स, क्या, मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है। देखिए दोस्तों, जो मिस दीवा यूनिवर्स है वो मिस यूनिवर्स के पहले क्या माना जाता है, सेमीफाइनल उसे माना जाता है। जो मिस दीवा यूनिवर्स की विजेता होती है वो कहाँ जाती है, मिस यूनिवर्स के लिए वो नामित होती है। ठीक है, तो 2022 में मिस दीवा यूनिवर्स कौन बनी है, तो जो दीविता राय है, कौन है, जो दीविता राय है, जो कर्नाटका, क्या, कर्नाटका की रहने वाली है, वो दीविता राय कौन हुई है, मिस दीवा यूनिवर्स 2022 की विजेता घोषित हुई है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि मिस यूनिवर्स, क्या, मिस यूनिवर्स 2021 को 21 की विजेता कौन थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगर बात करता है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष की, क्या, अगर बात करता है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, क्या, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, लेकिन वो महिला की खास बात क्या है कि वो अमेरिका की पहली मूल महिला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, काफी महिला अंतरिक्ष में गई हैं, लेकिन जो अमेरिका की पहली मूल महिला है वो कौन है, तो निकोलो ओनापू मान जी कौन है, अंतरिक्ष में जाने वाली यूएस की पहली मूल महिला है। ठीक है, कौन है, तो निकोला ओनापू मान जी है, पहली महिला है। ठीक है, अगर पूछता है कि जो बाबा साहब फाल्के अवार्ड है, क्या है, 52 दादा साहब फाल्के अवार्ड है, क्या है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, क्या, दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो किसको दिया गया है, तो ये अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कि 52 नंबर का अवार्ड है, जो कि 2020 के लिए दिया गया है, क्या गया है, 2020 के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो वो किसको दिया गया है, तो हमारी देश की अभिनेत्री, बहुत जानी मानी अभिनेत्री जो आशा पारेख जी है, कौन है, आशा पारेख जी है, उनको 22वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है, आशा पारेख जी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस बात को रट लीजिए दोस्तों कि जो मिस दीवा यूनिवर्स है, क्या, मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का किताब है वो कौन जीती है, तो ये दीविता राय, कौन, दीविता राय कर्नाटका की रहने वाली ये पुरस्कार जीती है। चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें से किसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से नहीं दिया गया है, क्या है, 2022 का मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो क्या है, इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया के नोबेल से इसे कहा जाता है, जो कि 1957 में जो वहां के राष्ट्रपति थे उनके नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर हम बात करें 2022 की, क्या, अगर बात करें हम 2022 की, तो 2022 में कितने लोगों को दिया गया था, तो 4 लोगों को दिया गया था, जिसमें एक कौन है, पर्यावरणवादी है, और कौन है, तो जो 3 है वो डॉक्टर हैं, क्या है, जो 3 है डॉक्टर हैं। अगर हम बात करें कि वो 3 डॉक्टर हैं वो कौन है, तो ये 3 डॉक्टर कौन है, तो एक है
सोरिया छीप, दूसरी है तदासी हथौड़ी और तीसरी है बर्नाडेट मैड्रिड। कौन है? पहली है सोथियार छीम, दूसरी है तदासी हथौड़ी, तीसरी कौन है? बर्नाडेट मैड्रिड है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो एक पर्यावरण है, कौन? एक जो पर्यावरणवाद है जिन्हें दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गैरी, क्या नाम है? गैरी चेवनेगी। क्या? चेवनेगी। ठीक है, तो टोटल 4 लोगों को दिया गया है। तो 4 में एक कौन है? तो एक पर्यावरणवाद के लिए दिया गया है, और जो तीन कौन है? वो डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर कौन कौन है? तो ये 3 डॉक्टर हैं, और एक कौन है? पर्यावरणवादी है, जो कि कहां से संबंधित है? जो कि फ्रांस से संबंधित, फ्रांस का वो नागरिक है। तो इस बात को रट लीजिए दोस्तों कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, जिसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, वो कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है कि किसको नहीं दिया गया है? तो इसको फिरदौसी कादरी जी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत के दूसरे, क्या? भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, देखिए दोस्तों, बहुत इंतजार के बाद हमारे देश को क्या मिलने जा रहा है? दूसरा सीडीएस मिलने जा रहा है। ठीक है, अगर बोलता है पहला सीडीएस कौन है भारत का, पहला सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये विपिन रावत जी हैं, जो कि बहुत दुर्घटनापूर्ण, जिनकी मृत्यु हो गई थी हवाई हेलीकॉप्टर में। इनकी मृत्यु पिछले साल 8 दिसंबर को 2021 को इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो पेंडिंग था। तो हाल ही में किन्हें बनाया गया है? तो जो अनिल चौहान जी हैं, क्या है? अनिल चौहान जी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो पहले सीडीएस कौन थे? पहले सीडीएस विपिन रावत जी थे, जिनके नाम से एक सैन्य स्टेशन कहां बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में सैन्य स्टेशन बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर बात करेगा अटॉर्नी जनरल की कि हमारे देश के नए महान्यायवादी कौन है, तो हमारे देश के नए न्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमन जी हैं, जो हमारे देश के नए न्यायवादी बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? लिबर्टी मेडल, क्या? लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है, देखिए दोस्तों, जो लिबर्टी मेडल है वो किसको दिया गया था? तो जो अब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उसमें जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उनके बहुत ही साहस से जो लड़ने की जो क्षमता है, उनके विल है, ठीक है, उनका जो क्षमता है, विल है, पावर है, उनके लिए उनको क्या दिया गया है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति को क्या दिया गया है? लिबर्टी पुरस्कार, लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है। अगर पूछता है रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हमारे व्लादिमीर पुतिन, जो पुतिन भाई साहब हैं, वो रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो युद्ध किन के बीच में चल रहा है? रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और जो यूक्रेन के हैं कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। उनके साहस के लिए उनको क्या दिया जा रहा है? लिबर्टी मेडल दिया जा रहा है। ठीक है, अगर पूछता है कि भारत की तरफ से, क्या? आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के तरफ से महानिदेशक कौन है? महानिदेशक कौन है? तो ये भारत के आईएमएफ में महानिदेशक के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है? 3 साल के लिए केवी सुब्रमण्यम जी को। क्या? केवी सुब्रमण्यम जी को 3 साल के लिए भारत का महानिदेशक एमएफ में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर पूछता है कि जो हमारा फुटबॉल संघ है, क्या है? भारत का फुटबॉल संघ है, उसके नए भारत के फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो जो नए अध्यक्ष है चुनाव से चुन के आए हैं, और कौन बन गए हैं? तो जो कल्याण चौबे जी हैं, वो भारत फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, तो इस बात को रट लीजिए दोस्तों, लिबर्टी मेडल किनको दिया गया है? तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जी को लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है? पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, क्या? पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, उनके नाम से क्या दिया जा रहा है? पुरस्कार दिया जा रहा है। तो जो पहला पुरस्कार है वो किनको दिया जा रहा है? तो पहला पुरस्कार
सुएला ब्रेवरमैन, क्या सुएला ब्रेवरमैन, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं और जो कि अभी हाल ही के सरकार में गृह मंत्री है। क्या है? ब्रिटेन की वर्तमान सरकार में गृह मंत्री, उनको क्या दिया गया है? द्वितीय क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय से सम्मान से उनको नवाजा गया है। ठीक है, अगर पूछता है कि इतिहास में जो इटली है, क्या है? इटली है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वहां की पहली प्रधानमंत्री कौन बन गई है? तो देखिए दोस्तों, जॉर्जिया मेलोनी जी है। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी है, वो इटली की पहली प्रधानमंत्री बन गई है। ठीक है, उसके अलावा पूछता है कि ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन है? क्या है? ब्रिटेन की वर्तमान की प्रधानमंत्री कौन है और वहां की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है? तो वो कौन है? लीज ट्रस जी हैं। कौन है? लीज ट्रस जी ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। और जो जॉर्जिया मेलोनी है वो कौन है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। क्या है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो इस बात को रट लीजिए दोस्तों, पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार किसको दिया गया है? तो भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। क्या बोलता है? भारत का पहला स्वदेशी विमान, क्या भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत, क्या पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को कौन बनाया है? ठीक है, कौन सा पोत है और उसको कौन बनाया है? तो देखिए दोस्तों, जो कोच्चि है, क्या है? कोच्चि डॉकयार्ड लिमिटेड है। ठीक है, डॉकयार्ड लिमिटेड है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। और किसको सौंपा गया है? तो जो हमारी नौसेना को इस पोर्ट को सौंपा गया है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि नौसेना का अध्यक्ष हमारे भारत में कौन है। तो ये कौन सा पोर्ट है? तो ये जो INS विक्रांत है। क्या है? INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बन गया है। ठीक है, उसके अलावा पूछेगा कि जो हमारे देश में प्रोजेक्ट 17A चलाया जा रहा है, क्या जो प्रोजेक्ट 17A चलाया जा रहा है, जिसके तहत टोटल 7 शिप बनाए जा रहे हैं, उसमें से अभी रिसेंटली एक नई शिप को लॉन्च किया गया है। वो कौन सा शिप है? तो ये है INS तारागिरी। क्या? INS तारागिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? मानव विकास सूचकांक, क्या मानव विकास सूचकांक 2021-2022 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, देखिए दोस्तों, जो मानव विकास सूचकांक है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो 132वां नंबर है। क्या है? भारत का 132वां नंबर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो भी सूचकांक होता है वो आपके एग्जाम्स के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जितने भी सूचकांक है वो आपको याद रहने बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगर पूछता है जो हंगर इंडेक्स है, क्या है? भुखमरी सूचकांक है। ठीक है, भुखमरी सूचकांक है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक की, जो कि WEF के द्वारा निकाला जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है, वो क्या है? लैंगिक अंतराल का, जेंडर गैप का। क्या है? लैंगिक अंतराल का जेंडर गैप का, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए दोस्तों, उसमें भारत का 135वां स्थान है। ठीक है, अगर बात करता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में, किसमें? अगर बात करता है हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 136वां स्थान है। क्या है? भारत का 136वां स्थान है। अगर भुखमरी सूचकांक के बारे में पूछता है, हंगर इंडेक्स के बारे में पूछता है, तो भारत का 101, भारत का स्थान पूरे दुनिया भर के देशों में भारत का 101 नंबर का स्थान है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है कि राष्ट्रीय पोषण माह, क्या राष्ट्रीय पोषण माह 2022 जो कि केंद्र के द्वारा चालू किया गया है, वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, देखिए दोस्तों, जो पोषण माह होता है वो कब से कब तक चलाया जाता है? 1 से 30 सितंबर तक। क्या? 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह चलाया जाता है। ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है? तो पोषण किसको दिया जाता है? बच्चों को और महिलाओं को दिया जाता है, इसलिए महिला एवं बाल विकास के द्वारा इस योजना को चलाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय पोषण माह को चलाया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इस मंत्रालय की मंत्री कौन है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया जी। क्या है? मनसुख मंडाविया जी। मनसुख मंडाविया जी इसके मंत्री हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए सहकारिता मंत्री के, तो कौन है? हमारे मोटा भाई जो गृह मंत्री हैं। कौन है? जो अमित शाह जी हैं। कौन है? अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी हैं, वो हमारे सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। अगर बात किया जाए रक्षा मंत्रालय की, तो हम सब जानते हैं जो राजनाथ सिंह जी हैं वो कौन है? रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, तो इस बात को रट लीजिए दोस्तों। राष्ट्रीय पोषण माह 2022 को किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है? तो ये बाल एवं महिला एवं बाल मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है, जिसकी मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी जी। क्या? स्मृति ईरानी जी इसकी मंत्री हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत में, ठीक है, भारत में 12वें क्रम का महारत्न कंपनी कौन है? क्या है? 12वें क्रम का भारत रत्न कंपनी कौन सा है? तो अभी रिसेंटली घोषित किया गया जो REC है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड। क्या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड है वो 12वें क्रम का महारत्न कंपनी है। ठीक है, अगर बात किया जाए 11वां क्रम का महारत्न कंपनी कौन है, तो पावर फाइनेंस लिमिटेड। क्या? पावर फाइनेंस लिमिटेड 11वें नंबर का हमारे भारत का महारत्न का कंपनी है। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या है? अगर पूछता है भारत का, क्या अगर पूछता है भारत का ही नहीं विश्व का, क्या भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट, क्या सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसे गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, किसे? विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में इसे स्थापित किया जा रहा है। और किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो ये रिलायंस कंपनी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को रट लीजिए दोस्तों, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 12वें क्रम का महारत्न कंपनी कौन है, तो वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड 12वें क्रम का महारत्न कंपनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? वोस्तोक सैन्य अभ्यास। क्या? वोस्तोक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, देखिए दोस्तों, जो वोस्तोक सैन्य अभ्यास है उसकी मेजबानी कौन किया है, कहाँ कराया गया है? तो रूस में इसे कराया गया, रूस इसकी मेजबानी किया गया है। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है, उसका नाम क्या है? काकाडू। क्या? काकाडू सैन्य अभ्यास। तो जो काकाडू अभ्यास है, ठीक है, अभ्यास है, इसे कहाँ कराया गया? इसकी मेजबानी कौन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसकी मेजबानी किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, उसका क्या नाम है? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई सहायक संगठन है। ठीक है, वो उसका जो 2022 है, क्या है? 2022 है, उसकी मेजबानी कौन किया था? तो उज्बेकिस्तान के द्वारा। क्या? उज्बेकिस्तान के द्वारा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2022 की मेजबानी की गई थी। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चालू किया गया है, वो क्या किया गया है? तो सांस्कृतिक एवं पर्यावरण। क्या? एवं पर्यावरण के लिए क्या किया गया है? राजधानी बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? सांस्कृतिक एवं पर्यावरण राजधानी बनाई जा रही है। तो SCO का सबसे पहला, क्या SCO का सबसे पहला किसे बनाया गया है? तो भारत का वाराणसी। क्या? भारत का वाराणसी को क्या किया गया है? SCO का पहला सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी बनाया गया है। ठीक है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है इसमें कि जो ये वोस्तुक सैन्य अभ्यास है, क्या है? वोस्तुक सैन्य अभ्यास है, उसकी मेजबानी कौन किया है? रूस के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोलता है कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 है, उसकी मेजबानी कौन करने जा रहा है? ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसका जो क्लू है उसके नाम में है।
ठीक है। अगर हम बात करें 2022 की, ठीक है, अगर हम बात करें 2022 की मेजबानी कौन किया था, तो 2022 में मेजबानी कौन किया था ब्रिक्स की, तो ये चीन किया था। कौन किया था? चीन के द्वारा किया गया था। तो जो मेजबान कंट्री होता है ब्रिक्स का वो कौन होता है? इनके सीक्वेंस में ही होता है। सबसे पहले बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, फिर एस से कौन है? तो साउथ अफ्रीका। तो 2022 में कौन किया था? तो चाइना किया था। तो 2023 में कौन करेगा? 2023 में कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका को दे दी गई है। ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो नूर सुल्तान जो जगह है, क्या है? जो नूर सुल्तान जगह है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? क्या जो नूर सुल्तान है, क्या है? नूर सुल्तान है, उस जगह का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो अस्ताना कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अस्ताना कर दिया गया है। तो वर्तमान में उस जगह का नाम क्या है? अस्ताना है। और वो किसकी राजधानी है? तो ये कजाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले भी अस्ताना ही उसका नाम था, लेकिन उस जगह को वहां के प्रधानमंत्री जो कि 30 साल तक उस साम्राज्य को देखे थे, उनके नाम से रख दिया गया था। लेकिन अभी फिर क्या किया गया है? फिर से उसको जगह को अस्ताना नाम ही रख दिया गया है। वो कहाँ की राजधानी है? तो वो कजाकिस्तान की राजधानी है। ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोलता है? विश्व ओजोन दिवस, क्या विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो विश्व ओजोन दिवस है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को इसे मनाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो और महत्वपूर्ण दिवस है वो कौन सा है? तो हिंदी दिवस। क्या है? हिंदी दिवस। तो अगर पूछेगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे हर साल भारत में कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर पूछेगा कि जो अभियंता दिवस है, क्या है? अभियंता दिवस है, इंजीनियर्स दिन है। क्या है? इंजीनियर्स डे है, अभियंता दिवस है, जो कि हम में से बहुत सारे इंजीनियर्स के लिए है वो ये दिवस। तो जो इंजीनियर्स दिवस है उसको कब मनाया जाता है? तो इसे 15 सितंबर को, ठीक है, 15 सितंबर को इसे हर साल इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगर बोलता है पर्यावरण दिवस, क्या? अगर बोलता है पर्यटन दिवस, क्या? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। इस बात को रट लीजिए दोस्तों कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जो भी सितंबर माह की समसामयिकी है वो इसका पूरा सार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो कि हम फटाफट तरीके से देखें। ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते अगले कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।